गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों, तुम लोग पिछले 20 दिन से ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना? बहुत अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों, ये हमारे बृहन महानगर पालिका ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है बच्चों। हमारे पूरे सभी अधिकारियों ने और हमारी सभी एक्सपर्ट टीम के सभी एचएम्स और हमारे सीएनओ ये सब और हमारे एक्सपर्ट टीचर्स मिल करके जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों तुम लोग इसका पूरा लाभ लो और ऑनलाइन लेक्चर तुम लोग अटेंड करो और इसका पूरा पूरा लाभ लो। और जो भी बच्चे हैं तुम्हारे संपर्क में उनको भी तुम ये बताओ और तुम सारे बच्चों सब इसका लाभ लो। ठीक है? तो हम चलते हैं आज। स्क्रीन शेयर कर लो, फिर आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार बी त्रिपाठी, शिक्षक, मालोनी टाउनशिप, मालाड वेस्ट, मुंबई में शिक्षक हूँ और आज आप लोगों को कक्षा 8वीं के बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। हिंदी विषय जो अपनी मातृभाषा है, उसमें हमारा 7वां पाठ धूप की उस्मित छुअन से एक गजल है। बहुत अच्छी गजल है बच्चों, वही गजल आज तुमको हम पढ़ाएंगे। और इसके पहले लेक्चर में तुम लोगों ने मन का रोगी पाठ पढ़ा था। ध्यान होगा बच्चों तुम लोगों को, मन का रोगी पाठ तुम लोगों ने पढ़ा था। बहुत अच्छा पाठ था, बहुत अच्छी एकांकी थी। और उस एकांकी में हमारे शर्मा सर जो पढ़ाए थे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए थे। और संजोग से उसके लेखक भी हमारे शर्मा जी, श्री राम निरंजन शर्मा जी हैं। और शर्मा सर ने पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो उस एकांकी में बच्चों बहुत अच्छी बात बताई गई थी, तुमको ध्यान होगा। इसका यूट्यूब पे वीडियो भी है, तुम लोग उसको फिर से देख सकते हो। उस एकांकी में समझो कि वहां पे राम किशोर, रामेश्वरी, सलील और अध्यापक, ये 4 कैरेक्टर के माध्यम से तुम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सर ने पढ़ाया था। और उस एकांकी के माध्यम से लेखक ये सबको बताना चाहते थे कि अगर कोई बच्चा किसी कक्षा में कम अंक प्राप्त करता है, फेल हो जाता है या सफलता नहीं मिलती है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को हमें डांटना फटकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको प्रेरित करना चाहिए। जब उनको हम प्रेरित करेंगे, उनको हम प्रेरणा देंगे, तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी एकांकी थी और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। उसके आगे का 6वां पाठ जो है हिंदी का, तुम लोगों का क्योंकि इस साल 25% पोर्शन कम कर दिया गया है, इसलिए 6वां पाठ इस बार निकाल दिया गया है। तो हम 7वां पाठ चलते हैं। इस बार तुमको पढ़ाएंगे धूप की उस्मित छुअन से। बच्चों, बहुत अच्छी गजल है, लेकिन इस गजल के बारे में, गजल को शुरू करने के पहले बच्चों थोड़ा समय आपको याद दिला दूं कि अक्सर तुम लोग देखते हो कि हमारे हिंदी के विषय में नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, हाँ? कविता में गीत है, सोठा है, छंद है, ये तमाम शब्द तुम्हारे सामने आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम एक झलक डालते हुए हम आगे चलेंगे। तुम लोग देखोगे, तुमको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त वर्णन इसका करना चाहूंगा कि बच्चों हिंदी साहित्य की विधाएं क्या क्या होती हैं। ये कोई भी साहित्य हो बच्चों, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, मुख्य रूप से उसकी 2 विधाएं होती हैं। विधाएं मतलब समझते हो? विधाएं का मतलब उसकी किस्म, उसकी श्रेणी, उसका वर्ग, यानी 2 वर्ग होते हैं। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। ठीक है? तो अभी बच्चों गद्य क्या होता है? गद्य का मतलब अगीत, जिसको हम गा नहीं सकते या गाया नहीं जाता है, उसको अगीत यानी गद्य कहते हैं। ठीक है? दूसरी विधा है पद्य, यानी जो गीत के रूप में गाया जाता है उसको हम पद्य कहते हैं। ठीक है? तो बच्चों गद्य में आप देख रहे हो, स्क्रीन पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, गद्य के ये विधाएं हैं: नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, यात्रावृत्त, पत्र, डायरी, समीक्षा, संस्मरण आदि।
इसके अलावा भी और सारी विधाएं हैं इसमें। तो ये तुमको हल्की सी थोड़ी सी जानकारी देते हुए चलूंगा कि नाटक आप देख रहे हैं उसमें कई अंक होते हैं, कई पात्र होते हैं, कई दृश्य होते हैं, वो नाटक बन जाता है। तुम्हारे हिंदी के टेक्स्ट बुक में भी नाटक तुमको मिलेगा। उसका जब एक अंक रहता है तो उसको एकांकी बोलते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था। ठीक है। उपन्यास, उपन्यास क्या होते हैं? ये थोड़े लंबे होते हैं, कई कहानियां इसमें जुड़ी रहती है। कहानी उपन्यास का छोटा अंक होता है। ठीक है। निबंध तुम लोग स्कूल में लिखते ही हो। जीवनी, किसी महापुरुष की, महान पुरुष की जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जब उसकी जीवनी लिखते हैं तो वो भी प्रकाशित होती है, तो उसको जीवनी कहते हैं। आत्मकथा, जब कोई अपने बारे में, अपने जीवन से संबंधित कहानी लिखता है तो वो आत्मकथा होता है बच्चों। इसी तरह से साक्षात्कार होता है, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं। तुम लोग भी जब बहुत बड़े कभी जीवन में सफल हो जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, महान पुरुष हो जाओगे, तो कोई तुम्हारा भी साक्षात्कार लेके आ सकता है। या तुम कभी पत्रकारिता करके पत्रकारिता के क्षेत्र में गए तो तुम किसी का साक्षात्कार लेने के लिए जाओगे, अभी भी तुम साक्षात्कार ले सकते हो। ठीक है। तो ये जो लिखित रूप में आता है इसको साक्षात्कार कहते हैं। फिर यात्रा वृत्त है, जब हम कहीं कोई अच्छी यात्रा करते हैं और हमारे दिमाग में रहता है तो हम सोचते हैं कि इसको लिख करके रख दें, जिससे आने वाले लोग भी इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो वो यात्रा वृत्त हो जाता है। पत्र, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्र, महान पुरुषों के पत्र जो रखे रहते हैं, महात्मा गांधी का लिखा हुआ पत्र, नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ पत्र, ये सब जो बहुत महत्वपूर्ण पत्र होते हैं, ये भी एक गद्य की विधा में आते हैं। डायरी, कुछ महान पुरुष अपनी डायरी लिखते हैं, सामान्य लोग भी अपनी डायरी लिखते हैं। बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, प्रतिदिन क्या क्या उनके जीवन में घटित होता है, उनको लगता है कि मैं लिख के रखूं, सहेज के रखूं, तो इस विधा को डायरी कहते हैं। समीक्षा, बच्चों जब कोई साहित्यिक चीज आती है, चाहे कविता हो, चाहे कहानी, उपन्यास, तो जब हमारे समाज में आता है, साहित्य समाज में, तो लोग उसकी समीक्षा करते हैं, उसके बारे में उसकी आलोचना करते हैं, उसकी अच्छाई बताते हैं, जो भी हो, अच्छाई हो बुराई हो, उसमें कमियां क्या है और क्या सुधार लाया जा सकता है, हाँ, इन बिंदुओं को जब बताते हैं तो उसको समीक्षा कहते हैं। संस्मरण, संस्मरण का मतलब यह है कि कोई ऐसी घटना किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, अगर हमारे दिमाग में है, लेखक के दिमाग में है, तो वो अपने ढंग से उसकी समीक्षा करता है, उसको लिखता है, तो उसको संस्मरण कहते हैं। यानी उसको याद है, उसकी स्मृतियों में है, वो लिखता है तो वो संस्मरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो रहा गद्य का। अभी पद्य की तरफ चलते हैं। पद्य में तुम देख रहे हो स्क्रीन पे कविता, गीत, भजन, सोरठा, छंद, मुक्तक, ये सब पद्य की विधाएं हैं। और उसी में एक विधा है गजल। तो बच्चों गजल क्या है? एक पद्य की विधा है। मैंने जैसा तुमको पहले बताया कि पद्य गीत होता है, ये गाया जाता है। पद्य की जितनी विधाएं हैं वो गाई जाती हैं, तो उसमें एक गेयता होती है, सुर होता है, ताल होता है। ठीक है। तो उसमें एक राग होता है, ये सब चीजें पद्य में आती है। तो जब पद्य की विधा में हम चलेंगे तो उसमें जो हमको अगला एक विधा मिलेगी गजल, वही गजल एक विधा है और उसी विधा को आज लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। गजल, बच्चों गजल लिखना एक कला होती है। ठीक है। गजल सब कोई नहीं लिख सकते, गजल लिखने के एक नियम होते हैं, किस तरह से शब्दों का हम प्रयोग करें और उसके कितने पद होते हैं, ये सब उसकी विशेषताएं होती हैं। सबके बस की बात नहीं होती है गजल लिखना। तो कुछ लोग गजल जब लिखते हैं तो बहुत अच्छी गजल लिखते हैं, और ऐसे गजल लिखने वालों को गजलकार कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध मशहूर गजलकार हैं हमारे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, देश विदेश में। कुछ गजलकारों को मैं नाम यहाँ तुमको याद दिलाना चाहूंगा, तुम लोगों ने भी सुना होगा या कभी सुनोगे। वो बड़े अच्छे गजलकार थे, पूरा जीवन उन्होंने गजल पे ही अपना दे दिया। जैसे मिर्जा गालिब साहब हैं। ठीक है। मिर्जा गालिब साहब ये आगरा में पैदा हुए, जो आज इस दुनिया में नहीं है बच्चों, लेकिन उर्दू और फारसी के बहुत मशहूर गजलकार थे। इनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध थी। मीर तकी साहब, मीर तकी साहब मिर्जा गालिब साहब के भी पहले हैं। मीर तकी, इनको बच्चों कहा गया है शायरी की खुदा, शायरी के खुदा इनको कहा गया। यानी इनकी शायरी, इनकी गजलें इतनी अच्छी होती थी कि हर कोई दीवाना हो जाता था। उसके बाद फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी नाम से तुम देख रहे होगे बच्चों, फिराक उनका उपनाम था, और गोरखपुरी, चूंकि गोरखपुर में वो पैदा हुए थे इसलिए उनका नाम गोरखपुरी रख दिया गया। ठीक है। तो ये बच्चों तुम जानते होगे, ये ऐसी चलन है कि जब कोई कहीं पैदा होता है तो उसके जन्म स्थान के नाम पर भी उसका कुछ नामकरण कर दिया जाता है, वही उसकी पहचान बन जाती है।
तो ऐसे चूंकि फिराक साहब गोरखपुर में पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनका नाम फिराक गोरखपुरी पड़ गया। तो बहुत अच्छे गजलकार थे। उसके बाद बच्चों देख रहे हो राहत इंदौरी। इंदौरी नाम से तुम देख रहे हो, इंदौर में पैदा हुए थे इसलिए इनका इंदौरी नाम हो गया, राहत इंदौरी साहब। बच्चों बहुत अच्छे गजलकार थे। ये तो अभी इसी महीने की 11 तारीख को इनका इंतकाल हुआ। आप लोग देखे होंगे, ये कपिल शर्मा जी का जो एक शो आता है कॉमेडी शो, उसमें भी अभी आए थे, इसी अगस्त में ही आए थे। और बहुत अच्छी अच्छी गजलें उन्होंने कहा है, पूरी दुनिया में मशहूर राहत इंदौरी साहब बहुत अच्छे गजलकार हैं, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी लोग इज्जत के साथ ले रहे हैं, गजलकार के रूप में उनको याद कर रहे हैं। उसी में एक नाम है बच्चों, निदा फाजली। निदा फाजली साहब जो कि वो भी इस दुनिया में नहीं है, और वो दिल्ली में पैदा हुए, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गजल लिखे कि फिल्मी दुनिया में भी लोगों ने उनका गजल लिया और अनेक सारे गीत उन्होंने लिखा। निदा फाजली साहब ने ऐसे गजलकार थे। उसी कड़ी में एक वसीम बरेलवी साहब हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि बरेलवी इनका एक नाम है, तो इसका मतलब वो बरेली में पैदा हुए, ठीक है, इसलिए उनका नाम वसीम बरेलवी हो गया, वही उनकी पहचान हो गई। बहुत अच्छे गजलकार थे, और बच्चों ये बहुत अच्छे गजलकार के रूप में जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा जो हिंदी के गजलकार हैं। ये सब जो मैंने बताया बच्चों, ये उर्दू, हिंदी और इनके कभी कभी इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से ये हिंदी और उर्दू के गजलकार थे। इनको शायर के रूप में इनको नाम ख्याति मिली। अभी हिंदी के जो हमारे गजलकार हैं बच्चों, उस पर हम थोड़ा नजर डालें। गोपाल दास नीरज जी, इनका वैसे नाम था गोपाल दास सक्सेना, लेकिन नीरज इनका उपनाम था, नीरज के नाम से फेमस थे। बहुत अच्छे गजलकार थे, बहुत अच्छी गजलें इनकी थी, और फिल्मों में भी इन्होंने कई सारे गीत लिखे। उसके बाद दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत कुमार जो बिजनौर में पैदा हुए, हमारे बीच अभी नहीं है, इनके भी बहुत अच्छी गजल लिखा करते थे, बहुत अच्छे गजलकार के रूप में फेमस हुए। उसके बाद मदन लाल वर्मा जी हैं। मदन लाल वर्मा जी बहुत अच्छा गजल लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं, और इनका उपनाम कांत भी है, कांत कह के लोग इनको बुलाते हैं, और बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे गजलकार हैं। बच्चों उसी कड़ी में एक है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा साहब जो कि गाजीपुर में पैदा हुए थे बच्चों, और ये भी फिल्मों में भी इनके बहुत सारे गजल, बहुत सारे गीत आए हैं। अगर जो पुराने लोग होंगे उनके गीतों को सुने होंगे, जानते होंगे। राही मासूम रजा साहब अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गजलें, उनके गीत आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। उसी कड़ी में है एक अच्छे गजलकार वीरेंद्र खरे साहब। बच्चों वीरेंद्र खरे जी छतरपुर मध्य प्रदेश में पैदा हुए, और इनका उपनाम अकेला है, अकेला। हिंदी के बहुत अच्छे ये गजलकार हैं, शायर हैं, और बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। और लास्ट में आपको बता दूं, गुलजार साहब अभी भी आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया में एकदम छाए हुए हैं। गुलजार साहब बहुत अच्छे पट कथा लेखक हैं, ये बहुत अच्छे गजल लिखते हैं, और हमारी हिंदी सिनेमा में इनका नाम सब जानते हैं गजलकार के रूप में, बहुत अच्छे गजलकार हैं। तो बच्चों ये रहे गजलकार। साथ ही साथ तुमको बताऊं बच्चों, गजल लिखना एक कला है, लेकिन गजल को गाना, चूंकि ये पद्य है, ये गेय है, ये गाया जाता है, इसलिए इसको गाने की भी एक कला होती है। और जो भी गजल गाता है तो एकदम फेमस हो जाता है, प्रमुख गजल गायक के रूप में लोग उसको जानते हैं। हर कोई गजल गायक अपने अंदाज में अपना गजल गाता है। तो कुछ ऐसे गजलकार के बाद ऐसे गजल गायक हैं हमारे साथ, हमारे पास, हमारे बीच, जिनको हम जानते हैं, थोड़ा याद कर लें। जैसे जगजीत सिंह जी, बहुत अच्छे गजल गायक, और जगजीत सिंह जी को तो किंग ऑफ गजल्स कहा गया, किंग ऑफ गजल्स। ये इतने अच्छे गजल गाते, बहुत अच्छा गजल गाते थे, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गजलें हम जब सुनते हैं तुरंत याद ताजा हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मेहदी हसन साहब थे। मेहदी हसन साहब जी भी राजस्थान में पैदा हुए, बहुत अच्छे गजल गायक थे, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी गजलें हमको उनकी याद दिलाती है। हरिहरन जी हैं। हरिहरन जी बहुत अच्छा गजल गाते हैं, अभी भी गाते हैं, और हरिहरन जी ने तो फिल्मों में भी कुछ गाने गाए हैं, बहुत अच्छा गजल गाते हैं। चंदन दास जी भी हैं, बहुत अच्छा गजल गाते हैं, उनकी भी गजलें बहुत अच्छी ढंग से सुनी जाती हैं, कई उनके कार्यक्रम होते हैं। उसी में एक गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब जो कि एक पाकिस्तानी गजल गायक हैं बच्चों, और ये बहुत अच्छा गजल गाते हैं, ये भी कई लोगों के आदर्श हैं, कई लोग इनका अनुसरण करते हैं, इनसे सीखते हैं गुलाम अली साहब से। उसके बाद पंकज उधास। पंकज उधास को आप अच्छी तरह जानते होंगे शायद, इनकी गजलें तो बहुत फेमस हैं, हमारे हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने बहुत सारे गजल गाए हैं, बहुत सारे गीत गाए हैं, बहुत अच्छे गजल गायक। बेगम अख्तर। बेगम अख्तर जो अभी इस दुनिया में नहीं है बेचारी, ये भी गजल गायिका, बहुत अच्छा गजल गाती थी, ये भी गजल गायिका में एकदम बहुत अच्छी गजल गायकी इनकी थी, मशहूर थी। मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम जो कि ये भी एक पाकिस्तानी गजल गायिका है, ये भी बहुत अच्छा गजल गाती हैं,
और उसके बाद पिनाज मशानी जो बहुत अच्छी नृत्यांगना भी है और गजल गायिका भी है, और ये पूरे दोनों दुनिया में इन्होंने तलका मचा के रखा है, पिनाज मशानी जी। तो इस तरह से बच्चों कुछ फेमस गजल गायक हैं हमारे बीच में, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दिया, आप भी गजल के बारे में कुछ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बच्चों, आज का जो हमारा गजल है, आज का हमारा जो गजल धूप की उस्मित छुअन से, ठीक है, ये गजल बहुत अच्छी गजल है बच्चों, और श्री रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। इस गजल में उन्होंने हम सब लोगों को ये बताया है कि ये गजल में आप देखेंगे कि इसमें जितने शेर हैं, आपको थोड़ा सा बता दूं, रास्ते में रोशनी, ये जो 2 लाइन पहला पद है, इन दोनों को मिला के शेर कहा जाता है। पहला शेर, उसके नीचे दूसरा शेर, उसके नीचे तीसरा शेर, ये शेर होता है, ठीक है। और हर शेर में आप देखेंगे जो पहली लाइन ऊपर की दिख रही है, इसको हम मिसरा बोलते हैं, पहला मिसरा, और नीचे का जो है लाइन, उसको हम दूसरा मिसरा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर गजल में कई शेर होते हैं और एक एक शेर में 2-2 मिसरा होते हैं, इस तरह से हमारा गजल बनता है। तो धूप की उस्मित छुअन से जो गजल श्री रामदरस मिश्र जी ने लिखा है, वही गजल में पढ़ूंगा, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने शब्दों में गजल, चूंकि ये गेय है और इसको गाया जाना चाहिए, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि इसको गाऊंगा, और उसी ढंग से बच्चों तुम लोग भी गाने की कोशिश करना। गजल ये है, जब गजल को गाएंगे तभी गजल का आनंद मिलेगा, तो तुम लोग गजल को ध्यान से सुनो, फिर तुम भी कोशिश करना, फिर उसके बाद हम गजल का तुमको एक एक अर्थ भी बताते जाएंगे, और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम गजल गाने के पहले रामदरस मिश्र जी के बारे में मैंने बताया, पथ के गीत, कंधे पर सूरज, हम लोग, ये सब इनकी रचनाएं। और आदरणीय रामदरस मिश्र जी बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे कहानीकार, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं और गजलकार भी हैं। तो इन्हीं की गजलों को हम आज पढ़ेंगे, ध्यान से तुम लोग इसको सुनो, फिर बाद में तुम लोग भी घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं गजल पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, तुम लोग सुनना। रास्ते की रोशनी मुस्कान हो गई, रास्ते की रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई, रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी। कितना मैं चला चलता रहा, राह कठिन थी, कितना मैं चला चलता रहा, राह कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो, देखा जो तुझे राह वो, आसान हो गई, रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज, जाने क्या हुआ आज, कदरदान हो गई, रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो, 2 दिन के लिए हाय वो, मेहमान हो गई, रास्ते में रोशनी
मुस्कान हो गई रास्ते में रोशनी। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी। सपनों से आज नींद, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। रोशनी रास्ते में रोशनी, मुस्कान हो गई रास्ते में रोशनी। अंतिम मिसरा है। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी। लोगों के स्वर मिले तो वो, लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई रास्ते में रोशनी। मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं, पहचान हो गई रास्ते में रोशनी, पहचान हो गई रास्ते में रोशनी। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम लोग भी कोशिश करोगे इस तरह से गजल गा सकते हो। गजल एक गायकी होती है, ये कला होती है। तुम इसको सीखोगे तो तुम एक बहुत अच्छे गजल गायक भी बन सकते हो। तो बच्चों हम चलते हैं, अभी एक एक मिसरा को लेंगे, एक एक शेर को लेंगे हम लोग, और शेर का जो अर्थ है वो तुमको मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, और तुम इसको अच्छी तरह से समझो और जीवन में इसको उतारो। तो इसका अर्थ तुम बहुत अच्छी तरह से समझना। हम चलते हैं, पहला शेर। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। बच्चों इस शेर में कवि हम लोगों को कहते हैं, कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य का जीवन इतना संघर्षों से भरा होता है। पैदा होते ही मृत्यु पर्यंत पूरा जीवन संघर्ष चलता रहता है, और वह अपने इस संघर्ष के जीवन पथ पर हमेशा निरंतर चलता रहता है। रास्ते में उसको अनेक साथी मिलते हैं, तो जब वह उन साथियों को गले लगाता है, एक दूसरे का साथी बनता है, तब उसके जीवन की राह आसान हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे कवि महोदय ने कहा कि रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, यानी कभी कभी जब कोई अपरिचित साथी हमको मिल जाता है, हम मनुष्यों को मिलता है, तो जो उससे हमको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, एक सहयोग प्राप्त होता है, एक अंदर से हिम्मत हमें मिलती है, एक साहस मिलता है, उसका साथ मिलता है, एक रोशनी की तरह होती है। हमारे इस संघर्ष भरे जीवन में एक रोशनी की तरह आती है, और उस रोशनी से हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, यानी उसकी ऊर्जा हमें अंदर से बड़ी ताकत देती है। तो अपने आप हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, सिर्फ उसका साथ मिलने से ही। और वह व्यक्ति पहले से हमारे पहचान का है कि नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपरिचित व्यक्ति भी अगर हमारा साथ दे देता है, हम उसका साथ स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे हमारी पहचान हो जाती है। हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, हमराही बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, और उसका यह सहयोग हमारे जीवन के संघर्ष को कम कर देता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ने में हमारी मदद मिलती रहती है। तो समझ में आया बच्चों, इस शेर का तात्पर्य यही है, अर्थ यही है कि जब कोई साथी हमको रास्ते में मिल जाता है, तो हमें जो एक ऊर्जा मिलती है, एक रोशनी मिलती है, उसकी वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। और भले ही वो हमारा परिचित नहीं है तो क्या हुआ, अपरिचित ही सही, लेकिन मिलने पर उससे हमारी पहचान हो जाती है। हमें हमेशा उससे पहचान बनाए रखना चाहिए, और हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जीवन पथ पर हमेशा संघर्ष से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये पहले शेर का अर्थ है। अभी हम आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा शेर है, कितना मैं चला चलता रहा राह कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। बच्चों मैंने बताया, तुम सब जानते हो कि ये जीवन एक संघर्ष है।
जीवन में कदम कदम पे संघर्ष है और जीवन का सफर बहुत ही कठिन है, बहुत लंबा, बहुत कठिन सफर होता है। इसमें हर व्यक्ति को अकेले चढ़ना पड़ता है, अकेले ही इस व्यक्ति को संघर्ष के जीवन में चलना पड़ता है और पूरा रास्ता उसको अकेले ही तय करना पड़ता है। तो इस शेर के माध्यम से कवि ये हम लोगों को बताना चाहता है कि मनुष्य जब अपने जीवन की राह पर चलता है, और हर मनुष्य को चलना पड़ता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये जीवन जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक उसको अपने इस कठिन रास्ते पे चलना ही पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि उसके जीवन के रास्ते में अनेक कठिनाइयां आती हैं। एक कठिनाई आई, वो गई, तब तक दूसरी आ गई, वो गई तो तीसरी आ गई, वो गई तो चौथी आ गई। इस तरह से कठिनाइयां आती रहती हैं, आता ही रहती है, आती रहती है, और इस तरह से पूरे जीवन का राह बहुत कठिन हो जाता है। इतना मैं चला, चलता रहा, राह कठिन थी। आदमी चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन उसकी राह बहुत ही कठिन हो जाती है। लेकिन जब उसके रास्ते में कोई साथी मिल जाता है, उसको सहयोग करने वाला मिल जाता है, तो उसका सफर आसान हो जाता है। बच्चों, ये जब हमराही का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व स्थान होता है। जब आपके कितना भी जीवन में संघर्ष हो, अगर एक भी आपका साथी, कोई सच्चा साथी मिल गया, तो उसका मिलना ही आपको ताकत दे जाती है और आपका जो मुश्किलों से भरा सफर है वो आसान हो जाता है। इसलिए बच्चों, अगर मनुष्य को साथी का सहयोग मिल जाए तो उसे लेना चाहिए और उसके सहयोग से वह जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। उसके जीवन की राह एकदम आसान हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी वो हंसते हंसते पार कर जाता है। इसलिए जीवन में किसी का साथ लो, किसी का साथ दो, किसी को साथी बनाओ, किसी का साथी बनो, सच्चा साथी बनो। ऐसा नहीं कि अपना स्वार्थ है तो साथ निभाए, जब अपना स्वार्थ खत्म हो गया तो साथ छोड़ दिए, ऐसा नहीं। ना जाने कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमेशा साथ बना के रखो, साथ लेते रहो, साथ देते रहो, तो जीवन की हर राह तुम्हारी आसान हो जाएगी, कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरा शेर देखते हैं। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। इस शेर में कवि ने बच्चों दुनिया से शिकायत किया है। यह कवि एक इंसान का जो प्रतिबिंब है वह सबको बताना चाहता है कि हर इंसान की यही हालत है। यह दुनिया इतनी जालिम है, इतनी आपको इतनी बेरुखे ढंग से आपके साथ व्यवहार करती है। कभी कभी उसी को इन्होंने चित्रित किया है यहाँ, कि उन्होंने कहा कि दुनिया से शिकायत करता है कि अभी तक यह दुनिया मेरी उपेक्षा करती थी, मेरे प्रति उदासीन रहती थी, अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया। ये दुनिया जब तक मैं कुछ नहीं था, मैं संघर्षों से घिरा था, मुश्किलें कठिनाइयां मेरे सामने रहती थी, तो यही दुनिया जिस दुनिया हम लोग रहते हैं, मेरे प्रति उदासीन रहती थी, मेरी उपेक्षा करती थी, मुझे महत्व नहीं देती थी, मेरी बातों को नहीं सुनती थी, मेरा सम्मान नहीं करती थी, मेरी कदर नहीं करती थी। लेकिन जब मेरा साथी मिल गया और उसके सहयोग से मैं जीवन में कुछ हासिल कर लिया, मेरे अंदर कुछ विशेष चीज आ गई, सफलता मेरे कदमों में आने लगी, मैं भी कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखने लगा, मेरी ऊर्जा, मेरी साहस, मेरा हिम्मत एकदम बढ़ने लगा, बढ़ गया, मैं कामयाब हो गया। तब मेरे अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया कि यही दुनिया अब मेरी कदरदान हो गई, यही दुनिया अब मेरे गुणों का ग्राहक बन गई, मेरी इज्जत करने लगी, मेरी कदर करने लगी। तो इसलिए बच्चों, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, वो यही हुआ जब मुझे सच्चा साथी मिल गया, उसके सहयोग से मैं जीवन में काम किया, मुश्किलों से सामना किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, आगे बढ़ गया, सफलता मिल गई, तब यही दुनिया मेरी कदर करने लगी। इसलिए बच्चों, हमेशा मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, अपनी पढ़ाई में मेहनत करो, जीवन में सफलता हासिल करो, तो यही दुनिया जो तुमको पहले अलग ढंग से देखती, अभी तुमको अलग ढंग से देखने लगेगी, तुम्हारी कदर करने लगेगी, तुम्हारा सम्मान करने लगेगी, तुम बहुत आगे चले जाओगे और तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे का शेर तुमको बताते हैं। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। बहुत अच्छी चीज इसमें कवि ने बताया है। बच्चों, जिंदगी में मनुष्य चाहता है कि हमेशा हमारे साथ खुशियां ही खुशियां रहें, मैं हर पल हर दिन खुश रहूं,
ये उसके मन की एक भ्रामक स्थिति होती है, उसको गलतफहमी रहती है। ऐसा नहीं है बच्चों, तुम लोग भी जानते होगे, सीधी सी बात है, कभी दिन होता है तो रात होती है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, शाम है तो सुबह है। इसी तरह सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। ये सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। पहला आएगा तो दूसरा जाएगा, फिर दूसरा आएगा तो पहला जाएगा। इस तरह से आज सुख है तो कल दुख है, आज खुशी है तो कल गम रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। हम अगर ये सोचे कि हमारे को खुशी ही खुशी रहे, हमारे पास दुख न आए, ये हमारी गलत फहमी है, हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। इसी चीज को आदरणीय श्री मिश्र जी ने इस शेर में बहुत अच्छे ढंग से कहा है। उन्होंने कहा है कि खुशी हमेशा हमारे पास स्थायी रूप से नहीं होती है। उनका मानना है कि खुशी अस्थायी होती है। जीवन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं, आती हैं और जाती हैं। इसमें कवि ने कहा, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते। मेरे घर में जब एक समय खुशी आ गई तो मुझे लगा कि अब तो ये मेरे घर हमेशा स्थायी रूप से रहने के लिए आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी आई है तो उसका स्वागत करो। जब तक तुम्हारे पास है स्वागत, उसका उपभोग करो, अच्छे से खुशियां मनाओ, उसका एंजॉय करो, उसका आनंद लो, और ये मान के चलो कि ये खुशी कभी भी तुम्हारे घर से जा सकती है। हाँ, उन्होंने कहा कि खुशी मेरे घर में हमेशा के रहने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वह एक मेहमान की तरह केवल 2 दिन ही रहकर मेरे घर से चली गई। कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि हम इस उम्मीद से रहते हैं कि खुशी आई है तो परमानेंट हमारे घर पे रहेगी, अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा नहीं है। ये सबको पता है, आपको पता है, सबको पता होना भी चाहिए कि ये खुशी आई है। 1 दिन 2 दिन, जैसे मेहमान हमारे घर पे आते हैं, मेहमान का मतलब है अतिथि, जो आया 2 दिन 3 दिन 1 दिन रहा फिर चला गया, उसको तो जाना ही जाना है, वो तो परमानेंट हमारे घर पे रहने वाला है नहीं। तो इसी तरह से खुशी भी आती है एक मेहमान की तरह, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने। तो आप उसका एंजॉय करो, उसके जाने का गम मत करो, उसको तो जाना ही है। और इसमें इसे हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों जीवन के 2 पहलू हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है। इसमें हमें बड़े धैर्य के साथ, बुद्धिमानी के साथ, हिम्मत के साथ, जब खुशी में हम जैसे रहते हैं वैसे हमको गम में भी रहना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह हम खुशी का सामना करते हैं, खुशी में मस्त रहते हैं, वैसे हमें गम में भी मस्त रहना चाहिए। इस शेर का लंबो लबाब इतना है कि जिस तरह से खुशियों को हम इंजॉय करते हैं, उसी तरह दुख को भी, गम को भी इंजॉय करें। बड़े ही खुशी के साथ हम दुख का सामना करें तो वो अपने आप खुशी में बदल जाएगा, गम अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला शेर है, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। इस शेर में भी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों कि मनुष्य हमेशा भविष्य के प्रति चिंतित रहता है, उस सफलताओं के प्रति चिंतित रहता है। इसी में हमको कवि ने हमको आगाह किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता हमेशा हमारे वर्तमान को बिगाड़ देती है। ठीक है, हर मनुष्य सोचता है कि हम भविष्य में ये करेंगे, ये करेंगे, ये हासिल करेंगे, इतना प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये काम करेंगे, इतना ख्याति अर्जित करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे। इसी के चक्कर में वर्तमान बिगाड़ देता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी नींद हराम हो जाती है, सपने देखने लगता है, अच्छे अच्छे सपनों के चक्कर में उसका पूरा वर्तमान बिगड़ जाता है। बच्चों, इसलिए मैं तुमको भी सलाह दूंगा कि हमेशा बड़े बड़े सपनों के चक्कर में अपना वर्तमान मत बिगाड़ो। सपना सजाओ, सपना रखो, अगर सपने नहीं देखोगे तो उसको पाओगे कैसे। सपना सजाओ, लेकिन सपने को भी एक सपने की तरह ही रखो, उसको महत्वाकांक्षिता मत बना दो। सपना केवल देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सपना जो देखो तो उसको पाने के लिए मेहनत करो, उसका नियोजन करो, उसी हिसाब से मेहनत करो, परिश्रम करो, तब वो सपना तुमको मिलेगा। केवल सपना से अगर तुम्हारा नींद हराम हो जाती है, तब वो सपना कोई सपना नहीं है। तो इसमें कवि ने कहा कि हमेशा हमें अच्छे और सुखद भविष्य के बारे में सोचते सोचते परेशान नहीं रहना चाहिए। इन सपनों से हमारी नींद हराम हो जाती है। इसलिए हमें अपने भविष्य के सपने नहीं सजाना चाहिए, उसे पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। वर्तमान जब हमारा अच्छा रहेगा तो हम उसको, भविष्य भी हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सपनों से आज नींद परेशान हो गई, हमारी नींद परेशान नहीं करना है, वर्तमान नहीं हमको खराब करना है। बच्चों, आगे है अगला शेर,
रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वो शहगान हो गई। बच्चों, इस शेर में कवि ने सहयोग की भावना तथा उसके प्रभाव को प्रकाशित किया है कि किस तरह से हम सहयोग की भावना अगर हमारे अंदर है, सहयोग किसी का मिलता है, उसका क्या प्रभाव होता है। जिस तरह से आप देखिए, कोई गीत संगीत करने वाला व्यक्ति, चाहे गायन हो चाहे वादन हो, जो कुछ भी कर रहा है, अगर वो अकेले गाता है, बजाता है, कुछ करता है, तो उसका उतना महत्व नहीं होता है। ठीक है। जब उसके साथ कई वाद्यंत्र मिल जाते हैं, कई आर्टिस्ट, कई कलाकार मिल जाते हैं, एक साथ में उस गीत संगीत का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसका एक अलग अलग आनंद हो जाता है और वह गीत संगीत एक समूह गान में बदल जाती है। उसी तरह से जीवन की जो समस्याएं हैं, उसको अकेले तुम अगर फेस करोगे तो तुमको कठिनाई आएगी, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब उसमें कई लोगों का सहयोग मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, तब वह समस्या तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। इस तरह से सहयोग की भावना और उसका क्या प्रभाव है, इस शेर में कवि ने हम लोगों को बताया। इसलिए हमेशा अकेलेपन के बजाय समूह में रह के हमको काम करना चाहिए, तभी हमको सफलता मिलेगी। इस तरह से बच्चों, ये सभी शेरों का अर्थ तुमको मैंने बताया। अब हम चलते हैं इसके कुछ जो उसका स्वाध्याय का पक्ष है, उसमें मुझे यकीन है कि तुमको बहुत अच्छी तरह से सारी गजल शेर तुमको आ गए होंगे अर्थ समझ में। अब हम चलते हैं शब्द वाटिका। इसमें कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ मैं तुमको बताऊंगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर मैं तुमको बता रहा हूँ। पहला शब्द है रोशनी। रोशनी का अर्थ क्या होता है बच्चों? रोशनी का अर्थ होता है उजाला। ठीक है, रोशनी का अर्थ उजाला। फिर है कदरदान। कदरदान का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुण ग्राहक, यानी तुम्हारे गुणों को जो ग्रहण कर रहा है, गुण ग्राहक, उसको हम कदरदान कहते हैं। अगला शब्द है बच्चों मेहमान। मेहमान का क्या अर्थ है? अतिथि। अतिथि, मेहमान तुमको भी मालूम है, मेहमान का अर्थ है अतिथि। तुम भी इसको लिखते चलो या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला शब्द है चैन। चैन का क्या अर्थ है बच्चों? आराम। ठीक है, चैन का मतलब आराम। फिर है रागिनी। रागिनी का क्या अर्थ है बच्चों? गीत संगीत। ठीक है, गीत गाते हैं या जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, गीत संगीत, उसको रागिनी। अगला शब्द है बच्चों शहगान। शहगान का क्या अर्थ है? समूह गान। कोई भी समूह में जब गाते हैं तो उसको सहगान कहते हैं। ठीक है। अगला है बच्चों कृति। सूचना के अनुसार कृतियां करो। सूचना दिया गया है, इसमें रिक्त चौखट में सुयोग्य उत्तर लिखो। ठीक है, एक प्रश्न या वाक्य लिखा गया है, इसका उत्तर तुमको एक शब्द में लिखना है, सुयोग्य। हमराही के मिलने से राह हो गई। हमराही के मिलने से राह क्या हो गई? हाँ, राह क्या हो गई? आसान। क्या हो गई? आसान। दूसरा क्या है? अब तक कवि से उदासीन रहने वाली। अब तक कवि से कौन उदासीन थी? दुनिया। ठीक है। तीसरा है बच्चों घर में रहने के लिए कौन आई? घर में रहने के लिए कौन आई? हाँ, खुशी। घर में रहने के लिए खुशी आई। सपनों से परेशान होने वाली। सपनों से परेशान होने वाली कौन है? नींद। ठीक है, वेरी गुड। फिर अगला है लोगों के स्वर मिलने से रागिनी क्या बन गई? सहगान। ठीक है, इस तरह से ये पांचों तुम लोग योग्य उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद है बच्चों संजाल पूर्ण करो। तुम्हारे सामने एक संजाल है, देख रहे हो, केंद्र में लिखा हुआ है जीवन पथ पर कोई साथी मिल जाने पर। जब जीवन पथ पर कोई साथी मिल जाता है तब क्या होता है, उसको तुम देखो। पहला है अपरिचित से भी पहचान हो जाती है। ठीक है, अपरिचित से भी पहचान हो जाती है। और दूसरा क्या होगा? जीवन पथ पर कोई साथी मिल जाने पर क्या होता है? मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे रोशनी आई तो मुस्कान आ गया। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? जीवन की राह आसान हो जाती है। ठीक है, जीवन साथी मिल गया तो जीवन की राह आसान हो जाती है। फिर चौथा और अंतिम क्या है बच्चों? कि दुनिया कदरदान हो जाती है। इस तरह से तुम्हारी दुनिया कदरदान हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकर के लिख सकते हो। बच्चों अभी हम भाषा बिंदु पर चलते हैं। इन शब्दों को शुद्ध करके लिखने का। ठीक है, शुद्ध करके लिखने की बात इसमें कहा गया है। प्रकृति ये अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द तुमको बताना है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? मैं तुमको बता रहा हूं, प्रकृति। देख रहे हो, ये शुद्ध है। प्रकृति का शुद्ध शब्द है प्रकृति। दूसरा है शक्ति। शक्ति का शुद्ध शब्द बता रहा हूं, शक्ति। ये देख रहे हो, शक्ति और शक्ति में क्या अंतर है, तुम लोग देख लो, अशुद्ध और शुद्ध। ठीक है। नहीं, नहीं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? नहीं। देख रहे हो, उसमें क्या अंतर है?
हाँ, यथार्थ। यथार्थ का शुद्ध शब्द क्या है बच्चों? यथार्थ। यथार्थ ऐसे लिखा जाता है, उसका शुद्ध शब्द तुम लोग देख लो। परिवर्तन। परिवर्तन, इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? परिवर्तन। ठीक है, ये उसका शुद्ध शब्द है। फिर आकर्षक। आकर्षक कैसे लिखते हैं? ये देखो, आकर्षक। ठीक है, ये इसका शुद्ध शब्द हो गया। बच्चों, भाषा बिंदु में शुद्ध शब्दों को लिखने के बाद अभी इसमें वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार तुमको 8 प्रकार के वाक्य हैं, मैं शार्ट में बताते हुए तुमको आगे लेके चलूंगा। तो बच्चों, पहला होता है विधानवाचक वाक्य, जिसमें किसी भी चीज को ऐसे जानकारी देने के लिए सीधे सीधे बता दिया जाता है। भारत एक महान देश है, ये एक बहुत विधानवाचक वाक्य है, सादा सीधा साधा। दूसरा होता है निषेधवाचक, जिसमें कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, निषेध होता है, जैसे मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, ये निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें जब प्रश्न किया जाता है तो उसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। यस सर। सर जी। ठीक है, जिसमें आज्ञा दी जाती है, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए। इच्छावाचक वाक्य, यानी जिसमें इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है, बोध होता है, भगवान तुमको दीर्घायु करे। ठीक है। संकेतवाचक, जिसमें संकेत किया जाता है, जैसे महेश का मकान उधर है। ठीक है। लास्ट है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह का बोध होता है। ठीक है, क्या वह यहाँ आया, संदेह जैसा होता है। बच्चों, ये 8 प्रकार के वाक्य हैं, इनको तुम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद तुमको गृह पाठ में दे रहा हूं। ठीक है, इसको तुम लोग देख लो। गजल के इन शेरों की पंक्तियां पूर्ण करो। ये मैं पंक्तियां दे रहा हूं, इसको तुमको पूरा करके लिखना है। पहला है रास्ते में डैश 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 पहचान हो गई, और दूसरा है आई थी खुशी डैश 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 मेहमान हो गई। ये दोनों पंक्तियां तुमको पूर्ण करने का है। ठीक है, और दूसरा गृह कार्य है बच्चों, गजल के इन शेरों का अपने शब्दों में अर्थ लिखो। बच्चों, ये गजल का मैंने 2 शेर दिया है। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। और दूसरा शेर है रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वो शहगान हो गई। ठीक है, तो बच्चों, इन दोनों का तुमको अच्छे ढंग से अपने शब्दों में अर्थ लिखने का है, और अर्थ लिखने के बाद जो तुम्हारा होमवर्क पूरा होगा। बच्चों, इस तरह से ये आज का हमारा लेसन खत्म होता है। लेकिन तुम लोग हमेशा हमेशा जो थोड़ा 2 मिनट के लिए हमारे साथ लिंक पे लगे रहोगे। हाँ बच्चों, तुम लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये गजल बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और कक्षा 8वीं के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आपको अपनी कक्षा 8वीं के लिए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।